तो लास्ट लेक्चर्स में अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, डेनियल सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं। और आज का जो अपना मेन टॉपिक होगा वो होगा नैन्स इक्वेशन। नैन्स इक्वेशन क्लियर। और इस नैन्स इक्वेशन को पढ़ने से पहले मैं कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं उनको एक बार आपको डिस्कस कर देता हूं कि वो मेटल्स जिनके लिए एसआरपी की वैल्यू कम होती है उनके ऑक्साइड्स थर्मली बहुत स्टेबल होते हैं, राइट। जो मेटल्स जिनके लिए एसआरपी इट मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत कम होती है, जिनके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत कम होती है, वो सभी मेटल्स थर्मली बहुत स्टेबल होती है। वो सभी मेटल्स थर्मली बहुत स्टेबल होती है, क्लियर। जो मेटल्स जिनके लिए एसआरपी की वैल्यू बहुत कम होती है वो सभी मेटल्स थर्मली बहुत स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक, और जिंक मेटल के लिए अपने जानते हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो होती है इक्वल टू -0.76 वोल्ट। इट मीन्स ये हुआ कि जिंक के जो ऑक्साइड है वो थर्मली बहुत स्टेबल होगा, यानी कि ये जिंक का अगर अपने को डिकम्पोजिशन करना है तो ये जनरली थर्मली डिकम्पोजिशन इसका होगा नहीं, और थर्मली डिकम्पोजिशन भी करना पड़ेगा इसका तो अपने को हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज ये जिंक मेटल है उसके लिए एसआरपी की वैल्यू -0.76 वोल्ट है, और जिनकी एसआरपी की वैल्यू बहुत कम होती है उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो थर्मली बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, राइट। तो इजीली क्या होगा, अगर बहुत अधिक टेम्परेचर पर ही जिंक ऑक्साइड को एट वेरी हाई टेम्परेचर पर जिंक ऑक्साइड को इस प्रकार से अपन तोड़ सकते हैं, या फिर इसके रिडक्शन के लिए अपने को कार्बन नॉन मेटल की जरूरत पड़ेगी, राइट। ZnS+CO। तो पहला चीज ये क्लियर हुआ अपना कि जो मेटल्स जिनके लिए एसआरपी की वैल्यू बहुत कम होती है वो सभी मेटल्स थर्मली बहुत स्टेबल होती है। जैसे जिंक मेटल के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -0.76 वोल्ट है, यानी कि एसआरपी की वैल्यू कम है। एसआरपी की वैल्यू कम है तो ये लो टेम्परेचर पर ये डिकम्पोज नहीं हो पाएगी। इसको डिकम्पोज करने के लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर इसका रिडक्शन करने के लिए जैसे ये है कोक जैसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड ये है कि वो सभी मेटल्स जिनके लिए एसआरपी की वैल्यू बहुत हाई होती है उनके ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। वो सभी मेटल्स जिनके लिए एसआरपी बोले तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत अधिक होती है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत अधिक होती है। उनके ऑक्साइड्स थर्मली अनस्टेबल होते हैं। उनके ऑक्साइड्स थर्मली
अनस्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड, राइट, या फिर मैं एक एग्जाम्पल लूँ Cu2O। CuO और इसमें जो कॉपर है, कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है Cu + 2Cu इक्वल टू होता है +0.34 वोल्ट। इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, तो यदि इसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है Cu प्लस ये Cu प्लस Cu और इसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है 5 वोल्ट। और अपने जानते हैं कि ये जो दोनों ही हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में, कॉपर की दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकी जो वैल्यू होती है बहुत हाई होती है। इसलिए जो इनके ऑक्साइड्स हैं, या अपन बात करें क्यूप्रिक ऑक्साइड की और अपन बात करें क्यूप्रस ऑक्साइड की, इनके ऑक्साइड्स जो होंगे वो दोनों के दोनों ऑक्साइड्स होंगे वो थर्मली बहुत अनस्टेबल होंगे। यानी कि यदि CuO कम टेम्परेचर पर अपन इनको गर्म करेंगे, कम टेम्परेचर पर इनको हीट करेंगे तो इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, प्लस हाफ O2G। ओके, इसी टाइप से नेक्स्ट कॉपर का ऑक्साइड है Cu2O क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्योंकि ये इनके जो ऑक्साइड हैं वो थर्मली अनस्टेबल होंगे तो बहुत ही कम टेम्परेचर पर ये डिकम्पोज होगा, बहुत ही कम टेम्परेचर पर ये डिकम्पोज हो जाएगा। क्लियर हो गया? दोनों पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट में अपन ने क्या पढ़ा? फर्स्ट पॉइंट में ये पढ़ा कि जो मेटल्स जिनके लिए SRP की वैल्यू बहुत कम होती है, जिनके लिए SRP की वैल्यू बहुत ही कम होती है, वो सभी मेटल्स, उनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो थर्मली बहुत स्टेबल होती है। सेकंड में वो सभी मेटल्स जिनके लिए SRP की वैल्यू बहुत हाई होती है, उनके ऑक्साइड थर्मली अनस्टेबल होते हैं। क्लियर पॉइंट? इसी टाइप से बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे होते हैं कि जिनके लिए SRP की वैल्यू बहुत हाई होती है, उनके ऑक्साइड्स जो होंगे वो थर्मली अनस्टेबल होंगे। थर्ड, कि जब हाई SRP वैल्यू वाला कोई भी कैटायन कैथोड पर डिस्चार्ज होता है और कम SRP वाला कोई भी एनाइन एनोड पर पहले डिस्चार्ज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वह मेटल जिनके लिए SRP वाला कैटायन, हाई SRP वैल्यू वाला कैटायन, वह मेटल जिसके लिए SRP वैल्यू, वह मेटल जिसके लिए SRP वैल्यू हाई होती है, वह मेटल जिसके लिए SRP वैल्यू हाई होती है, उसका कैटायन कैथोड पर पहले डिस्चार्ज होता है, उसका कैटायन कैथोड पर पहले डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट, कि वह मेटल जिसके लिए SRP वैल्यू लो होती है, उसका एनाइन एनोड पर पहले डिस्चार्ज होता है। वह मेटल जिसके लिए SRP कम होती है, वह मेटल जिसके लिए SRP कम होती है,
उस एनाइन का सबसे पहले एनोड पर डिस्चार्ज होता है। उस एनाइन का सबसे पहले एनोड पर डिस्चार्ज होता है। उस एनाइन का सबसे पहले एनोड पर डिस्चार्ज होता है। क्लियर पॉइंट। बहुत सारी मेटल्स हैं, जैसे अपन बात करें AU, AG, CU, H प्लस ये +2, ये AG प्लस, AU +3, बहुत सारी मेटल्स, ये Fe +2, Zn +2। अब AU सिल्वर, कॉपर, हाइड्रोजन, Fe, Zn+2। तो वह मेटल जिसके लिए SRP वैल्यू हाई होती है उसका कैटाइन कैथोड पर पहले डिस्चार्ज होता है। उसका कैटाइन कैथोड पर पहले डिस्चार्ज होता है। SRP वैल्यू जिसकी हाई होगी, राइट। अब देखिए इसकी SRP वैल्यू +0.80, इसकी SRP वैल्यू +0.34, इसकी SRP वैल्यू 0.0, इसकी SRP वैल्यू -0.47 वोल्ट, इसकी SRP वैल्यू -0.76 वोल्ट। ये दोनों की दोनों कैटाइन हुए, ये कैटाइन है, ये कैटाइन। तो SRP वैल्यू यदि मान लीजिए किसी भी सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन है, इसमें ये कोई इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो ये जो कैथोड होता है उसके ऊपर पॉजिटिव, इसका जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा। सपोज करो इस सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोलाइट हैं, एक तो Ag+ है और एक है Cu+2। तो सबसे पहले इस कैथोड पर कौन डिपॉजिट होगा? तो जिसके लिए SRP वैल्यू हाई होगी। तो अपने जानते हैं कि SRP वैल्यू हाई किसकी है? SRP वैल्यू Ag की, Ag की SRP वैल्यू 0.80, Cu+2 SR वैल्यू इसका 0.80, इसका 0.34। तो जिसकी SRP वैल्यू हाई होगी इस कंडीशन में सबसे पहले यहाँ पर मूव करेगा कैथोड की ओर सिल्वर आयन। तो कैथोड पर जो रिएक्शन होगी वो इस टाइप की रिएक्शन होगी, Ag+, इसका रिडक्शन हो जाएगा, Ag+ 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये Ag मेटल में रिड्यूस हो जाएगा और ये Ag मेटल इस इलेक्ट्रोड के ऊपर Ag मेटल डिपॉजिट हो जाएगी। क्लियर पॉइंट। क्योंकि कॉपर और सिल्वर के लिए SRP की वैल्यू 0.80, कॉपर के लिए SRP की वैल्यू 0.340। और अपन ने ये कोटेशन अभी पढ़ा है कि वह मेटल जिसके लिए SRP वैल्यू हाई होती है उसका कैटाइन कैथोड पर पहले डिस्चार्ज होगा। तो इस स्थिति में Ag+ सिल्वर आयन का रिडक्शन Cu+2 आयन की कंपैरिजन में कैथोड पर पहले होगा, क्योंकि सिल्वर के लिए SRP वैल्यू 0.80 है जबकि Cu+2 के लिए SRP वैल्यू 0.34 है। ओके, तो जिस SRP वैल्यू का मान ज़्यादा होगा वो पहले रिड्यूस हो जाएगी कैथोड पर। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट इसी टाइप से जैसे सल्फेट ये एनाइन हुआ, क्लोराइड ये एनाइन हुआ, आयोडाइड ये एनाइन हुआ। अब सल्फेट के लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है आई थिंक ये 2.4 के नियर अबाउट होती है। इसी टाइप से आयोडीन के लिए जो वैल्यू होती है वो मेरे हिसाब से आई थिंक ये 0.535 होती है और ये क्लोराइड के लिए चिप प्लस 1.09 होगी। क्लियर। ये I2 इट मीन्स I2G आयोडीन गैस प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ये आयोडाइड आयन।
इसके लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, इसके लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो 0.535 वोल्ट, सल्फेट के लिए 2.0। तो ये एनाइन हुए। तो एनोड पर सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिस मेटल के लिए एसआरपी की वैल्यू बहुत लो होती है, जिस मेटल्स के लिए एसआरपी की वैल्यू बहुत लो होती है। अब देखो एसआरपी की वैल्यू का ऑर्डर इन तीनों में से एसआरपी की जो वैल्यूज है उनका ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले 0.535 आयोडाइड के लिए, आफ्टर दैट 1.09, फिर है 2.4। तो एसआरपी की वैल्यू सबसे पहले कम ही इसका हुआ। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन मिक्सर में ये इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज करो ये हाफ सेल है, यहाँ पर ये एनोड है, यहाँ पर एनोड है, और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहाँ पर आयोडाइड आयन है, यहाँ पर ब्रोमाइड आयन है, और यहाँ पर सल्फेट आयन है। ये इलेक्ट्रोलाइट इस हाफ सेल में ये एनाइन अवेलेबल है, प्रेजेंट है। तो एनोड पर सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन होगा जिसके लिए एसआरपी की वैल्यू कम होगी, तो एसआरपी की वैल्यू कम किसके लिए आएगी? तो यहाँ पर सबसे पहले आयोडाइड आयन का ऑक्सीडेशन होगा। तो रिएक्शन ये हो जाएगी, आयोडाइड आयन ये आयोडीन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आयोडीन गैस लिबरेट हो जाएगी। क्लियर फ्रेंड? तो अपन ये कह सकते हैं कि एनोड पर सबसे पहले उसी ही आयन का ऑक्सीडेशन होगा जिसके लिए एसआरपी की वैल्यू कम होती है, और कैथोड पर सबसे पहले उसी कैटाइन का रिडक्शन होगा जिसके लिए एसआरपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पर उसी एनाइन का सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगा जिसके लिए एसआरपी की वैल्यू कम होती है, और इसी प्रकार कैथोड पर उसी कैटाइन का सबसे पहले रिडक्शन होगा जिसके लिए एसआरपी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। अब मुझे लगता है ये टॉपिक आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब अपना जो मेन टॉपिक है वो है, आज का जो मेन टॉपिक वो है नेस्ट इक्वेशन। नेस्ट इक्वेशन सबसे पहले तो देखो, सपोज करें अपन जिंक मेटल के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? Zn+2 Zn इक्वल टू -0.76 वोल्ट। डेनियर सेल में जिंक के अलावा एक दूसरा इलेक्ट्रोड और होता है कॉपर। इसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है Cu इक्वल टू +0.34 वोल्ट। इसी प्रकार से आयरन मेटल के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? Fe+2 यानी आयरन -0.47 वोल्ट। देखिए ये जो वैल्यूज हैं रिडक्शन पोटेंशियल की वो तब है जब यहाँ कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, जिंक का ZnSO4, ये कॉपर का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर आयरन का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है आयरन सल्फेट। जब टेम्परेचर थर्मोडायनेमिकली टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, यानी किसी भी इलेक्ट्रोड का उस स्थिति में पोटेंशियल जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड इट मीन्स 298 केल्विन टेम्परेचर, 298 केल्विन टेम्परेचर। और जब ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन हो 1m, इनकी कंसंट्रेशन 1m है। जब किसी 1m 1 मोलरिटी कंसंट्रेशन वाले इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में किसी इलेक्ट्रोड को डिप किया जाए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उस स्थिति में उस इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसको अपन बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 1m कंसंट्रेशन और 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 298 केल्विन टेम्परेचर पर हर इलेक्ट्रोड का फिक्स होता है। जैसे जिंक का -0.76 वोल्ट, कॉपर का +0.34 वोल्ट, आयरन का -0.47 वोल्ट।
बट नेक्स्ट इक्वेशन में क्या है कि जरूरी नहीं है कि हर स्थिति में कंसंट्रेशन, हर स्थिति में जो ये कंसंट्रेशन है वो 1 मोल हो। तो एट एनी कंसंट्रेशन, एट एनी कंसंट्रेशन, एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पर अपन किसी इलेक्ट्रोड का, किसी भी कंसंट्रेशन पर किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, किसी भी कंसंट्रेशन पर किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करें, किसी भी कंसंट्रेशन पर किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करें, तो इसके लिए अपन यूज में लेते हैं नेंस इक्वेशन। नेंस इक्वेशन, तो नेंस इक्वेशन जो होती है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जब उस मेटल के इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कुछ भी हो, 1 ml नहीं होकर के या 1 मोलरिटी नहीं होकर के। क्लियर? तो अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट इक्वेशन के। यस, अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में। नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन। क्लियर? सपोज करो किसी भी इलेक्ट्रोड पर होने वाली इलेक्ट्रोड रिएक्शन को मैं इस टाइप से लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रोड पर होने वाली जो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन है, ये कोई भी मेटल का आयन है और ये आयन है वो एक्वस सॉल्यूशन में है। ये n मोल इलेक्ट्रॉन्स यानी एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? और ये किसी भी जो इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अपन पहले पता कर चुके हैं। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? SHE, तो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इससे कनेक्ट करके अपन किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता कर लेते हैं। सपोज करो किसी भी मेटल के लिए किसी भी कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है n plus, that means the number of exchanging electrons equal to E naught n plus ये m minus RT upon NF natural log steps n प्लस ये एक। क्लियर हुआ? यहाँ पर किसी भी कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E नोट, यानी उस इलेक्ट्रोड का ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। उस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यानी कि 298 केल्विन टेम्परेचर, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है वो 1 m है। तो ये सर्टेन वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है। जैसे जिंक के लिए -0.76 होता है, आयरन के लिए -0.47 होता है, कॉपर के लिए +0.34 होगा। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स होगी जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 m है, और ये सांद्रता इसमें इसकी जो कंसंट्रेशन में फिक्स नहीं है। ये R जो होता है वो होता है गैस कांस्टेंट। इस इक्वेशन में जो R होगा वो होगा गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। एन एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ exchanging electrons। F, it means Faraday constant, F Faraday constant। और ये जो Faraday constant की वैल्यू होती है ये होती है 96500 कूलम पर मोल, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा। ओके, उसको अपन बोलेंगे Faraday constant।
एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होगा उसको अपन बोलेंगे फैराडे कांस्टेंट। अपने जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होगा, इनको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर अपने पास में जो रिजल्ट आएगा वो होगा 96500 कूलम पर मोल, और इसी को अपन बोलते हैं 1F। इसी को अपन क्या बोलेंगे 1F, 1 फैराडे। 1 फैराडे चार्ज जो होता है वो एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज होगा वो 1 फैराडे होगा। तो ये जनरली किसी भी इलेक्ट्रोड की किसी भी कंसंट्रेशन पर जो पोटेंशियल होगा वो एक इलेक्ट्रोड का नेक्स्ट इक्वेशन के रूप में पोटेंशियल होगा। यहाँ उस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1m है। यहाँ उस इलेक्ट्रोड का किसी भी कंसंट्रेशन पर पोटेंशियल है। तो नेक्स्ट इक्वेशन का जो मेन एप्लीकेशन होगा वो किसी भी कंसंट्रेशन पर, इलेक्ट्रोलाइट की किसी भी कंसंट्रेशन पर उस इलेक्ट्रोलाइट का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ये बताना है नेक्स्ट इक्वेशन का काम। इसमें R गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी है। T होता है वो T जो मैंने अभी मेंशन नहीं किया यहाँ पर, ये एक टेम्परेचर होता है इन केल्विन। थर्मोडायनेमिकली टेम्परेचर होता है इन केल्विन, इन केल्विन। N नंबर ऑफ एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉन, F फैराडे कांस्टेंट होता है, ms यानी सॉलिड स्टेट में, और जनरली इसकी वैल्यू होती है 1 मेटल, और ये आयोनिक फॉर्म में आयंस का यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन होती है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्योंकि ms की जो कंसंट्रेशन है 1 यूनिट मानी जाती है, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। क्लियर। तो इस इक्वेशन को अपन इस टाइप से लिख सकते हैं, E यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड एट एनी कंसंट्रेशन mn प्लस m इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड mn प्लस ये m माइनस RT अपॉन NF, दिस इज नेचुरल लॉग। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू 1 पुटअप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले बताया था जो इसकी जो वैल्यू होती है ms, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। क्लियर। एज इट इज इक्वेशन को अपन ऐसे कैसे लिखेंगे, mn AQ दैट मीन्स एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि जो आयंस बनेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। इस टाइप से अपन इसको लिख सकते हैं जनरली। अब अपन डेनियल सेल की बात करें, अगर अपन डेनियल सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखें, डेनियल सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखे तो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डेनियल सेल जो बना हुआ होता है वो जिंक व कॉपर इलेक्ट्रोड का बना हुआ होता है, और इसमें जो जिंक होता है वो ऑक्सीडेशन की तरह काम करता है, कॉपर होगा वो कैथोड के रूप में बिहेव करेगा, और कैथोड पर अपने जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिडक्शन प्रोसेस होता है, और जिंक जो होगा वो एनोड की तरह बिहेव करेगा और एनोड में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। क्लियर। तो अपन कैथोड के लिए लिखे डेनियल सेल में जो कैथोड इलेक्ट्रोड के लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे फॉर कैथोड। डेनियल सेल की बात करें तो डेनियल सेल में कैथोड किसका बना हुआ होता है, कॉपर मेटल का। इसके लिए अपन नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे एट एनी कंसंट्रेशन Cu+2 Cu इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड Cu+2। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यूज अपने को पुटअप करनी है, माइनस RT अपॉन NF। देखिए जनरली मैं N की जगह 2 वैल्यू भी पुटअप कर सकता हूँ, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड
और कॉपर इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। नेचुरल लॉग 1/Cu प्लस 2, 1/Cu प्लस 2। नेक्स्ट इसी को अपन एनोड के लिए लिखेंगे और अपन ये जानते हैं कि डैनियल सेल में एनोड बना हुआ होता है जिंक मेटल का, और इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन कैसे होगी, Zn+2, यानी जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड Zn+2 Zn माइनस RT अपॉन, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 2 क्योंकि नंबर ऑफ एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉन विल बी 2। नेचुरल लॉग 1/Zn+2, दिस इज इक्वेशन। अब एक फॉर्मूला ये है, अपने पास में कैथोड व एनोड दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने एनी कंसंट्रेशन पे फाइंड आउट कर लिया, तो सेल पोटेंशियल वैल्यू जो होगी, सेल पोटेंशियल जिसको अपन बोलते हैं सेल विभव, सेल पोटेंशियल डैनियल सेल के लिए वो होगा ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, राइट। तो ई सेल इक्वल टू ई कैथोड, कैथोड किसका बना हुआ है Cu+2 Cu, ए एनोड किसका बना हुआ है E Zn+2 Zn। ये एक चीज अपने को यहाँ पर समझ लेनी है कि देखिए E अपन मैंने दो टर्म काम में लिए E एंड E नोड, दिस इज स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, और ये द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड एट एनी कंसंट्रेशन। Simple E means the reduction potential of any electrode at any concentration, and standard reduction potential यानी standard reduction potential of any electrode at 1 m concentration at 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। क्लियर। तो जो सेल विभव होगा, सेल पोटेंशियल होगा, इसको मैं जनरली ऐसे लिख सकता हूँ E सेल। अब अबोव इक्वेशन से अपन Cu+2C, देखिए इस इक्वेशन में Cu+2 ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, पूरी की पूरी ये वैल्यू पुटअप कर देंगे इसमें। क्लियर। नेक्स्ट ये Zn+2 Zu की वैल्यू इस इक्वेशन में अपन पुटअप करेंगे। क्लियर पॉइंट। या अब Cu+2 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू Cu+2, इसकी वैल्यू हो जाएगी E नोट Cu+2 Cu माइनस RT अपॉन NF, नेचुरल लॉग 1/Cu+2 माइनस E नोट Zn+2 Zn, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, सिंपल लैंग्वेज में अपन कहें, एंड दिस विल बी माइनस RT अपॉन NF जनरेट 2F, नेचुरल लॉग ये हो जाएगा, और 1/Zn+2। क्लियर। ये इसको अपन फर्दर थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस एंड ये माइनस, तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसकी जो इक्वेशन जो होगी, इसकी इक्वेशन अब इसको अपन नेक्स्ट फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं। फाइनली इसको अपन इस टाइप से लिख सकते हैं कि ई सेल
E cell equal to E naught Cu plus 2 Cu minus E naught Zn plus 2 Zn, यानी standard reduction potential of copper and standard reduction potential of zinc minus RT upon NF natural log 1 upon Cu plus 2, and this is aqueous solution. Clear? In natural log 1 upon Zn plus 2, and this is aqueous solution. Finally E cell equal to, देखिए E नोट सेल एंड E नोट Cu plus 2C, यानी E नोट कैथोड हुआ माइनस E नोट एनोड हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड बना किसका होता है, किसकी तरह बिहेव करता है, एनोड का। ये इलेक्ट्रोड किसकी तरह बिहेव करता है, कैथोड का। तो E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड, तो जनरली मैं इसको लिख सकता हूँ E नोट सेल, E नोट सेल। सेम जो ये रिएक्शन है बाकी उसको अपने वैसे कैसे लिख देंगे, क्लियर, माइनस आर टी अपॉन एन एफ, जनरली एल एन, यहाँ पर ध्यान देना जेड एन प्लस 2 एंड दिस इज सी यू प्लस 2। तो जो डेनियल सेल होगा, क्लियर, जो डेनियल सेल होगा, डेनियल सेल के लिए जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो ये बन जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। डेनियल सेल की जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल। ई नोट सेल मीन्स ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, क्योंकि ई नोट कैथोड ये कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ई नोट सेल माइनस ये गैस कांस्टेंट into the thermodynamic temperature upon the number of moles of exchanging electrons and into Faraday constant, natural log the concentration of Zn plus 2 ion upon the concentration of Cu plus 2 ion। क्लियर, तो डेनियल सेल के लिए ये नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी अपने पास में, क्लियर, डेनियल सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगी। अब देखो जनरली इफेक्ट क्या होता है, जनरली ये होता है कि जो दोनों आयन है Cu plus 2 एंड Zn plus 2 की कंसंट्रेशन पर जो E सेल की वैल्यू डिपेंड करेगी। द वैल्यू ऑफ E सेल, देखिए द वैल्यू ऑफ E सेल, वैल्यू ऑफ E सेल, वैल्यू ऑफ E सेल डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ, वैल्यू of E cell depends upon the concentration of both ions Zn plus 2 and Cu plus 2। E cell की जो वैल्यू है वो Zn plus 2 की कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगी, E cell की वैल्यू है वो Cu plus 2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। तो Cu plus 2 आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर E सेल की वैल्यू, क्लियर, या न्यू स्लाइड, या एक लास्ट अपन कंक्लूजन इसका लिख देते हैं कि Cu plus 2 आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो Zn plus 2 आयंस की कंसंट्रेशन, सॉरी, ऑन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, ऑन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशंस ऑफ, ऑन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ Zn plus 2, Zn plus 2, on increase in the concentration of Zn plus 2 ions, the value of E cell
इज डिक्रीज्ड, द वैल्यू ऑफ ई सेल इज डिक्रीज। सिंपल सी भाषा में कहें अपन कि ई सेल की वैल्यू होगी, बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? जब Cu+2 की जो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। और ई सेल की वैल्यू घटेगी, कब घटेगी? जब Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। क्लियर हो गया? तो Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ती है या Zn+2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो ई सेल की वैल्यू डिक्रीज होगी, और Cu+2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ई सेल की वैल्यू भी बढ़ेगी। इस स्लाइड में अपन ने क्या पढ़ा कि Zn+2 है, दिस इज Zn+2, दिस इज Zn+2। तो Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ई सेल घट रही है, Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ई सेल घट रही है, और Cu+2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ई सेल भी बढ़ रही है। क्लियर? चिपूर। तो इस टॉपिक में अपन ये समझ गए कि नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन का मेन रोल क्या है, और डेनियल सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, डेनियल सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, और डेनियल सेल में जो ई सेल की वैल्यू है वो Zn+2 व Cu+2 की कंसंट्रेशन पर किस प्रकार से डिपेंड कर रही है। ठीक है, आगे की क्लास में अपन ये पढ़ेंगे कि डेनियल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अलावा जितने भी इलेक्ट्रोड से जो सेल्स बने हुए हैं उनकी कंसंट्रेशन पर ई सेल की वैल्यू कैसे डिपेंड करेगी, उनके लिए सेल डायग्राम अपन कैसे लिखेंगे, उनके लिए नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, उनके लिए ई सेल व इनोड सेल में रिलेशंस क्या होगा, ये सारी चीज़ें। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है।